वह शाही परिवार की सबसे खूबसूरत राजकुमारी थी जिसे साम्राज्य पर शासन करना था, लेकिन राज्यवैशिक की पूर्व संध्या पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। लेकिन जिसने उसे धोखा दिया वे कोई और नहीं बल्कि उसकी प्यारी छोटी बहन, उसका प्रेमी जिसे उसने अपना दिल सौंपा था, उसका भतीजा जिसे उसने प्यार से पाला पोसा था, और वह दोस्त जिससे उसने अपने दिल की बात कही थी। जैसे ही अंधकार ने उसे मौत के घेरे में ले लिया, वह अनिच्छा से भर गई। उसने देवताओं से एक और मौका मांगा। इस बार वह अपना सब कुछ वापस ले लेगी जो उसका हक था। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसने एक छोटे लड़के को उसे चिढ़ाती हुई देखा। हालांकि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। लड़का घबरा गया और जोर से चिल्लाया, माँ, मेरी छोटी बहन जवाब क्यों नहीं दे रही है? उनकी माँ इज़ाबेला अपराध बोध से रो पड़ी। यह मेरी गलती है। मैंने उसे अपने पेट में बहुत देर तक रखा होगा। उनके पिता फर्नांडो ने तुरंत उन्हें सांत्वना दी। उनकी आवाज कोमल और धीर दोनों थी। भले ही सिल्विया का दिमाग पूरी तरह से शांत ना हो, हाँ, वह हमेशा हमारी सबसे प्यारी बच्ची रहेगी। किसने सोचा होगा कि वह खूंखार कमांडर, जिसने रईसों और राजघरानों के साथ खिलवाड़ किया था, एक शक्तिहीन बच्चे के रूप में पुनर्जन्म लेगा। एक ऐसा बच्चा जिसे मंद बुद्धि भी समझा जाता था। पुनर्जन्म के बाद उसका जीवन एक दर्दनाक धीमी रफ्तार से रेंगता रहा। आखिरकार 6 महीने की उम्र में सिल्विया ने एक चौंकाने वाली खबर सुनी कि उसका नीच और घृणित भतीजा शाही सिंहासन पर आसीन हो गया है। वह इतनी गुस्सा हुई कि उसने अपने छोटे हाथों में दूध की बोतल लगभग तोड़ ही दी। 3 साल की उम्र में उसे अपनी धोखेबाज छोटी बहन और उस निर्दयी पूर्व प्रेमी के साथ शादी करने की तैयारी के बारे में पता चला। 5 साल की उम्र तक उसे पता चला कि ड्यूक वेलिंगटन सत्ता में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसका छोटा शरीर गुस्से से कांप उठा। गुस्सा और अन्याय उसके अंदर जल रहे थे। उसके सभी दुश्मन गौरव प्राप्त कर चुके थे, जबकि वह इस कमजोर असहाय शरीर में फंसी हुई थी, अपना बदला लेने में असमर्थ। लकीली उसके पिता ठीक समय पर आगे उसे गले लगा लिया और धीरे से उसे शांत किया। तभी उसका लगभग बेकाबू गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। वह बस उसे सांत्वना दे सकी। वह चुपचाप खुद से बोली, ठीक है एलेंडर, मैं एक दिन इंतजार करूंगी। उनसे हर चीज का हिसाब लूंगी। उन्होंने अपना काम कर लिया था और अब वह दिन लगातार इधर उधर भटकती रही। आखिरकार अपनी चचेरी बहन लूसिया के पास पहुंचकर उसने सिल्विया को स्कूल की सभा में घसीटने की जिद की। पहले तो सिल्विया ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया, लेकिन तभी उसने एक नाम सुना, स्टुअर्ट। लूसिया ने एक्साइटेड होकर यंग मास्टर का वर्णन किया। उसकी आंखें तारीफ से चमक रही थी। स्टुअर्ट वेलिंगटन, ड्यूक वेलिंगटन का सबसे छोटा बेटा। सिल्विया के चेहरे पर एक धीमी रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। अब यह एक जाना पहचाना नाम था। उस पल उसे आभास हुआ कि उसका लंबे समय से नियोजित बदला शुरू होने वाला है। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन का जन्म एक दूर दराज के कस्बे में एक छोटे से नॉवल परिवार में हुआ था, लेकिन अपनी पत्नी के प्रभावशाली वंश के कारण वह रातों रात प्रसिद्धि प्राप्त कर गया और उच्च समाज का तथाकथित उभरता सितारा बन गया। असलियत में वह एक अवसरवादी से ज्यादा कुछ नहीं था, जिसने अपने पिछले जीवन में वैवाहिक संबंधों के माध्यम से पदक्रम प्राप्त किया था। सिल्विया की मौत के समय तक ड्यूक और उसकी पत्नी के पहले से ही 2 स्कूली बच्चे थे। डचेस की उम्र को देखते हुए यह संभावना नहीं थी कि उसके और बच्चे हो सकते थे, जिसका अर्थ है कि यह रहस्यमय सबसे छोटा बेटा जरूर ड्यूक का नाजायज बच्चा था। सिल्विया के होठों पर एक धीमी रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। यह लड़का शायद एकदम सही हो सकता है। सत्ता में वापसी के लिए यह पहला कदम था। जैसे ही गाड़ी रुकी, सिल्विया ने शालीनता से नीचे कदम रखा। उसके सामने बेफिक्र लापरवाह बच्चों का एक समूह था, जो बिना किसी चिंता के खेल रहे थे और हंस रहे थे। तथाकथित महत्वपूर्ण इंसान कहीं नजर नहीं आ रहे थे। सुनहरे बालों वाली एक लड़की ने ताना मारा और सबसे पहले बोली, यह एक और यंग मास्टर स्टीवर्ड के लिए।
नीले बालों वाले एक लड़के ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, अब तो बेवकूफ भी उसके पीछे पड़े हैं। लाल बालों वाला सरगना घमंड से फूला हुआ था। बेशक एक शाही सभा अपने सबसे प्रतिष्ठित सदस्यों के बिना पूरी नहीं हो सकती, लेकिन क्या वह आने की जहमत उठाएगा, यह बिल्कुल अलग बात है। सिल्विया इन नासमझ बच्चों को अपने बड़ों के दिखावटी भाषण की नकल करते हुए सुन रही थी और उसे यह मजेदार लग रहा था, लेकिन अगले ही पल उसे उनके शब्दों का असली मतलब समझ आ गया। स्टुअर्ट आज नहीं आएगा। निराशा ने उसके दिल को भर दिया। तभी लाल बालों वाली लड़की ने शाही महल की अपने सफर के बारे में डींग मारना शुरू कर दिया। पहले सिल्विया ने सोचा था कि उसे कुछ उपयोगी राजनीतिक गपशप मिल जाएगी, लेकिन महल के सुनहरे खंबे जटिल थे, मंडप और बड़े हॉल निरर्थक बातों के सिवा कुछ नहीं। सिल्विया मन ही मन खुश हुई। लकीली उसने शुरू से ही अनजान होने का नाटक किया था, वरना वह इस घमंडी बच्चों की खोखलिश शेखे सुनने में अपना समय बर्बाद कर देती। सिल्विया पूरी तरह निराश थी और इस अर्थहीन सभा से जाने ही वाली थी कि अचानक लाल बालों वाली लड़की ने भयभीत चेहरा बनाकर पूछा, क्या तुमने एरनी पैलेस की कहानी सुनी है? उसे के बोलते ही बच्चों की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उनमें से एक ने फुसफुसाकर कहा कि उन्होंने यह कहानी बड़ों से सुनी थी। राजकुमारी स्टेफनी ने वह आत्महत्या कर ली थी और तब से हर रात उसका भूत हॉल में भटकता हुआ देखा जाता है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि अगर आप अपने तालाब के किनारे खड़ी होकर उसका नाम 3 बार जपे तो राजकुमारी स्टेफनी प्रकट होंगी और आपकी आत्मा के बदले आपकी एक इच्छा पूरी करेंगी। सिल्विया ने इस बेतुकी कहानी पर मजाक उड़ाया। इन बेवकूफों को पता ही नहीं था कि अपने पिछले जन्म में वह स्वाभिमानी और अडेग थी। वह कभी भी इतनी कायरतापूर्ण हरकत नहीं करती। उसकी चचेरी बहन लूसिया उत्सुकता से पूछती है, राजकुमारी स्टेफनी ने ऐसा क्यों किया? स्टेफनी ने आत्महत्या कर ली थी, लाल बालों वाली लड़की ने घमंडी लहजे में जवाब देते हुए कहा। क्या यह क्लियर नहीं है कि उसने राजकुमारी आयरीन की सगाई चुराने की कोशिश की थी? लेकिन लॉर्ड एडोनिस को उसका चंचल स्वभाव पसंद नहीं था और उन्होंने सबके सामने उसे अस्वीकार कर दिया था। शर्म से व्याकुल होकर उसने खुद को महल के तालाब में फेंक दिया। सिल्विया, जो बस मनोरंजन के लिए सुन रही थी, अब अपना गुस्सा रोक नहीं पाई। उसने गुस्से में कहा, यह बिल्कुल बकवास है। एडोनिस ओरिजिनल राजकुमारी स्टेफनी का मंगेतर था। सगाई चुराने वाली आयरीन थी। स्टेफनी को मजबूत और दबंग पुरुष पसंद थे। आयरीन उस सुंदर चेहरे वाले कमजोर एडोनिस पर मोहित थी। राजकुमारी स्टेफनी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती थी। लाल बालों वाली लड़की, जिसे पहले कभी चुनौती नहीं मिली थी, स्वाभाविक रूप से गुस्सा थी। वह पलटवार करने ही वाली थी कि सिल्विया के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। वह तालाब एक बड़े इंसान के लिए मुश्किल से कमर तक गहरा है। क्या तुम्हें लगता है कि राजकुमारी स्टेफनी तुम्हारी तरह छोटी थी? उसके पिछले जिंदगी की मौत की सच्चाई के जिक्र करते हुए सिल्विया की नफरत फिर से भड़क उठी। उसके छोटे हाथ मुट्ठी में कस गए। महज एक दिखावा था। समूह में सन्नाटा छा गया। उसने अपना आपा खो दिया। बच्चे उसे हैरानी से घूर रहे थे। उनके चेहरे अविश्वास से जमे हुए थे। कुछ ही समय बाद सिल्विया को एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। लकीली वह बहुत समझदार थी। उसने तुरंत एक नासमझ बच्ची होने का नाटक जारी रखा और अपनी गलती छिपाने के लिए भोलापन दिखाया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, एक आलीशान गाड़ी उसके सामने आकर रुक गई। एक ठंडी आवाज ने सन्नाटे को चीरते हुए हवा में गूंजी, चुप रहो। एक लड़का गाड़ी से नीचे उतरा, जिसमें दबदबे का भाव था। उसकी तीखी निगाहें सिल्विया पर टिकी थी और उसने तेजी से अपनी तलवार निकाली और सीधे उसकी ओर तान दी। तुम, उसने ठंडी आवाज में कहा, निचले इलाके की एक मामूली व्यापारी की बेटी, तुम्हें राजमहल के मामलों के बारे में क्या पता? घटनाओं के अचानक मोड़ से सिल्विया के पैर कांप गए। वह घास पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में डर और मासूमियत भरी थी। स्टीवर्ड की तलवार सिल्विया की ओर सीधी तनी हुई थी और उसने कठोर आवाज में पूछा, तुम क्या बकवास कर रही हो? अचानक हुए शोर ने आसपास के बच्चों को चुप करा दिया। सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गई। डर से पीली पड़ी लूसिया जल्दी से माफी मांगने के लिए आगे बढ़ी, सिल्विया की ओर से। लेकिन स्टीवर्ड का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जैसे ही वह चिल्लाया, क्या मैं तुमसे पूछ रहा हूँ?
उसकी ठंडी निगाहें सिल्विया पर वापस आई। तुम्हें महल के तालाब के बारे में कैसे पता? सिल्विया को खुशी की लहर महसूस हुई। आखिरकार उसका मौका आ गया था। उसकी झिझक देखकर स्टुअर्ड सोचने लगा कि क्या वह राजकुमारी स्टेफनी के भक्त है, लेकिन यह ख्याल इतना रेडिकुलस था कि उसने इसे लगभग तुरंत ही खारिज कर दिया। इस बीच सिल्विया का दिमाग बिजली की रफ्तार से काम कर रहा था। यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि इस छोटी बच्ची को कैसे अपने वश में किया जाए। अपने पिछले जन्म में स्टेफनी सत्ता के शिखर पर एक राजनीतिक मास्टरमाइंड थी। यहाँ तक कि चालाक ड्यूक ऑफ वेलिंगटन भी उसकी योजनाओं का शिकार हो गया था। इसीलिए इस भोली बच्ची से निपटना आसान होना चाहिए। वह क्या तुम अब राजकुमारी इस स्टेफनी हो? स्टुअर्ड ने मजाक उड़ाया। और तुम्हें यह कैसे पता? सिल्विया मासूमियत का नाटक करती रही। उसके इस विश्वसनीय प्रदर्शन से स्टुअर्ड भ्रमित हो गया और उसे अपनी शुरुआती धारणाओं पर संदेह होने लगा। क्या सच में उसका राजकुमारी स्टेफनी से कोई संबंध हो सकता है? उसकी आंखों में जिज्ञासा देखकर सिल्विया ने अपनी उंगली उसकी ओर मोड़कर उसे वापस बुलाया। मैं तुम्हें बताऊंगी, वह चिल्लाई। मम्मी कहती है कि मैं सबसे प्यारी छोटी राजकुमारी हूँ, और वह यह भी कहती है कि फुसफुसाते हुए कहा कि अगली ही सांस में उसने जो भी मुझे राजकुमारी कहेगा उसे मुझसे शादी करनी होगी। स्टुअर्ड का चेहरा तुरंत बिगड़ गया, मानो उसने 1000 मक्खियां निगल ली हो। संभालने से पहले ही सिल्विया उसके पास झुकी और मीठी आवाज में पूछा, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। आसपास के बच्चे हैरानी से आंखें फाड़कर उसे घूर रहे थे। उनकी निगाहें थाली जितनी बड़ी हो गई थी। स्टुअर्ड इतना शर्मिंदा था कि वह अपने पैरों की उंगलियों से जमीन में 10 गुलाबी परियों की कहानी वाले महल खोद सकता था, लेकिन सिल्विया ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक दिया। रुको, मुझसे बात करो। स्टुअर्ड का सब्र टूट चुका था। उसने अपना हाथ झटक कर दूर किया और गुस्से से बोला, मैं बिल एकेडमी में दाखिला लेने वाला हूँ। मेरे पास किसी बेवकूफ के साथ घर घर खेलने का समय नहीं है। सिल्विया ने अपना सिर झुकाया। बेल एकेडमी? हाँ, स्टुअर्ड ने मजाक उड़ाते हुए कहा। ऐसी जगह जहाँ तुम्हें कभी दाखिला नहीं मिलेगा। सिल्विया के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसने वहां जाने की प्लानिंग नहीं बनाई थी, लेकिन अब वह अपना मन बदल रही थी। 6 साल तक इस छोटे से शरीर और दूर दराज के कस्बे से फंसे रहने के बाद उसे आखिरकार आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया था। स्टुअर्ड, उसने फिर से चिढ़कर पुकारा। वह पीछे मुड़ा। अब क्या? सिल्विया की आंखें उत्साह से चमक उठी। मैं आज सुबह सुबह अपने परिवार के साथ तुम्हारे साथ स्कूल जा रहा हूँ। अपने माता पिता और भाई की अनिच्छा के बावजूद सिल्विया बेल एकेडमी में पंजीकरण के लिए पहुंची। उसका मन पक्का था। वह जानती थी कि बदला लेने का यही उसका सबसे अच्छा मौका है। तभी शोरगुल भारी भीड़ में से एक अधीर आवाज आई। कैरोलीन, पूरे स्कूल की वर्दी एक जैसी है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम खास हो? शिक्षिका का चेहरा नाराजगी से भरा था। कैरोलीन, एक कमजोर सी दिखने वाली लड़की, असहाय होकर वही खड़ी रही। उसके छोटे हाथों में बस 2 मामूली तांबे के सिक्के थे। आसपास के स्टूडेंट आपस में फुसफुसा रहे थे। उनके परिवार तो सदियों से दिवालिया है, फिर भी वह यहाँ घुसने की कोशिश क्यों कर रही है? वह शायद मेरी को अमीर बनाने की उम्मीद कर रही है। सिल्विया इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने अपने छोटे हाथ से इशारा किया और दर्जनों सोने के सिक्के शिक्षिका के सामने जमीन पर बिखर गए। उस कुरकुरी आवाज ने भीड़ को शांत कर दिया। मुझे 2 सबसे अच्छे सेट लाओ, उसने आदेश दिया। मैं चाहती हूँ मेरा छात्रावास पूरी तरह से एक जैसे सामान से भरा हो, नहीं तो यह अव्यवस्था मेरी सुंदरता को बिगाड़ देगी। फिर वह कैरोलीन की ओर मुड़ी और शरारती अंदाज में आंख मारी। तुम कमरा नंबर 201 में है ना? तुम्हें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। उसने उसको अलविदा कहने के बाद कैरोलीन ने आज्ञाकारी भाव से ऊपर देखा। उसकी आंखें पहले से ही उसे उत्साह से खींच रही थी। अपने माता पिता और भाई को अलविदा कहने के बाद सदमे और कृतज्ञता से भरी सिल्विया बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ी और अपनी नई दोस्त के साथ एकाडमी के द्वार से बाहर चली गई। उसकी छोटी सी आकृति उसके परिवार की आंखों में गायब होती जा रही थी। हमारी छोटी बच्ची कमाल की है, उसके पिता ने उसके पहले दिन ही कहा, और उसने पहले ही एक दोस्त बना लिया है। चलते चलते कैरोलीन ने सिल्विया का हाथ कसकर पकड़ लिया और बार बार उसका शुक्रिया अदा किया। और मुझे जैसे लोगों के पास कोई आने की हिम्मत नहीं करता, उसने स्वीकार किया।
सिल्विया ने बाहें चौड़ाई। उसकी आंखों में गुस्से की एक झलक दिखाई दी। असली सनकी तो वे बेवकूफ है जो बस शक्तिशाली लोगों की चापलूसी करना और कमजोरों को कुचलना जानते हैं। कैरोलिन ने तुरंत उसे अपने शब्दों के प्रति सावधान रहने की चेतावनी दी। कुलीनों को नाराज करना खतरनाक है। बेल अकादमी उन्हीं के द्वारा शासित है। 10 में से 9 छात्र कुलीन परिवारों से आते हैं। बाकी या तो उद्योगपतियों के बच्चे या आम लोग जो बस शैक्षणिक उत्कृष्टता के बल पर प्रवेश पाते हैं। कुलीन वर्ग यहाँ हर चीज पर हावी है। हम बाकी लोग उनकी छाया में चींटियों की तरह है। तुम्हें उन्हें कभी उकसाना नहीं चाहिए। लेकिन लेकिन सिल्विया बस मुस्कुराई, पूरी तरह से बेपरवाह। उसने सोचा, यह अकादमी तो प्रतियोगिता पर ही पनपती है। भले ही मैं मुसीबत ना ढूंढूं, मुझे उनका सामना कभी न कभी करना ही पड़ेगा। कैरोलिन को अचानक अकादमी की लगातार होने वाली प्रतियोगियों की याद आई। विजेताओं को कॉपर ग्लोरी मिलती थी और पर्याप्त कॉपर ग्लोरी जमा करना ही एम्पेरियल अकादमी में क्वालिफाइंग करने का एकमात्र तरीका था। इसका मतलब था कि कॉपर ग्लोरी के लिए लड़ना जीवन मरण का युद्ध था। एक ऐसा युद्ध जहां प्रतिष्ठा मायने नहीं रखती थी। तब भी सिल्विया ने आगे एक हलचल भरी भीड़ देखी। हवा में उत्साह भरा हुआ था। यह बिल्कुल वही था जिसके बारे में कैरोलिन बात कर रही थी। कॉपर ग्लोरी प्रतियोगिता। बिना किसी झिझक के कैरोलिन ने सिल्विया का हाथ पकड़ा और भीड़ की ओर दौड़ पड़ी। मैंने सुना है कि यह कॉपर ग्लोरी जीतने का सबसे आसान तरीका है। चलो कोशिश करते हैं। कैरोलिन सिल्विया को धक्का मुक्की करते हुए भीड़ में खींच ले गई। आखिरकार वे कॉपर ग्लोरी प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कार्ड लेने में कामयाब हो गए। सिल्विया कार्ड पर लिस्टेड इवेंट्स का स्टडी कर रही थी। कुछ पल के लिए सोच में डूबी रही, जबकि कैरोलिन को एक त्वरित मैच के साथ वार्म अप करना था। तभी शोरगोल वाली भीड़ अचानक दोनों के लिए अलग हो गई। दोनों टीमें एक चौड़ा रास्ता बनाते हुए वार्म अप के लिए एक त्वरित मैच खेलने लगी। सिल्विया ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी निगाहें लोगों की भीड़ को चीरती हुई नए आए स्टीवर्ड पर टिक गई। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह घमंड और तिरस्कार था, मानो पूरी दुनिया के नीचे हो। कैरोलिन डर से पीली पड़ गई। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने सिल्विया से लॉर्ड स्टीवर्ड के लिए रास्ता छोड़ने का आग्रह किया, लेकिन सिल्विया बिल्कुल स्थिर रही। उसने स्टीवर्ड की निगाहों में सीधे देखा, बिना पलक झपकाए, जबकि कैरोलिन घोर डर से, बहुत ज्यादा डर से बेहोश होने वाली थी। स्टुअर्ड मन ही मन सोचने लगा, यह बेवकूफ यहाँ क्या कर रही है? क्या इसने रिश्वत देकर दाखिला लिया है? उसने मजाक करते हुए सिल्विया के हाथों से उसका पंजीकरण कार्ड छीन लिया और उसे ऊपर उठाते हुए जोर से कहा, तो क्यों न मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी बन जाऊं। सिल्विया की चौड़ी आंखें मासूमियत से झपकी, लेकिन अंदर ही अंदर वह मुस्कुराई। यह नाजायज बेटा सीधे उसके हाथों में आ गया है। उसे उसे ढूंढने की परेशानी से बचा लिया है। यह सोच कर कि वह पीछे हटने को तैयार नहीं है, स्टीवर्ड के होठ पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। वह उसके करीब झुका। उसकी आवाज मजाक से लथपथ। एक सच्चा शिकारी कमजोर शिकार से नफरत नहीं करता। शिकार शब्द सुनते ही सिल्विया लगभग हंस पड़ी। अपने पिछले जिंदगी में वह शिकार के रूप में देखे जाने से नफरत करती थी। वह हमेशा बराबरी पर लड़ना चाहती थी, लेकिन अब वह एक असहाय छोटे खरगोश की भूमिका निभाने में बहुत खुश थी। इस आत्मसंतुष्ट शिकारी को अपने बिछाए जाल में फंसाने में बिना किसी झिझक के उसने स्टुअर्ड की चुनौती स्वीकार कर ली। मुकाबला आधिकारिक तौर पर तय हो गया था। आत्मविश्वास से भरा स्टुअर्ड सिल्विया को कड़ा सबक सिखाने के लिए तैयार था। उसके लिए ताकत के बिना साहस, मूर्खता के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन सिल्विया को उसका अहंकार बिल्कुल रेडिकुलस लगा। वह जानती थी कि जब तक वह उसके सामने खड़ी है, स्टुअर्ड ही असली कमजोर है, क्योंकि यह प्रतियोगिता शतरंज थी। वही खेल जिसमें आर्ट्स की ग्रैंड प्रिंसेस स्टेफनी का कोई मुकाबला नहीं था और सिल्विया ही परिणाम को नियंत्रित कर रही थी। सिल्विया और स्टुअर्ड के बीच शतरंज का मैच शुरू होने वाला था। चिंता से भरी कैरोलिन पास आकर फुसफुसाई, जितना ठीक नहीं है, बस बुरी तरह मत हारना। लेकिन सिल्विया ने अपनी उंगलियों के बीच एक प्यादे को घुमाते हुए पूरी तरह से देखा। यह देख कर कि स्टुअर्ड के चमचे ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह प्यादा भी उतना ही आसान है।
सिल्विया के होंठ मुड़े। वह कितनी बेकार है। पर एक चंचल मुस्कान आ गई। यह बेकार है। पहला दौरा शुरू हुआ। शुरुआत से ही स्टुअर्ट की चाल स्थिर और सोची समझी थी। दूसरी ओर सिल्विया मानो सिर्फ मनोरंजन के लिए खेल रही थी, या तो बेतरतीब ढंग से मोहरे पकड़ रही थी, या यह देख रही थी कि कौन सा मोहरा बोर्ड पर सबसे तेज दौड़ सकता है। दर्शक को वह एक बेवकूफ से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी। कॉपर ग्लोरी को चारा बनाकर स्टुअर्ड को फंसाने की कोशिश कर रही थी। ख्यालों में खोई हुई वह अचानक स्टुअर्ड की अगली चाल से होश में आ गई। निर्णायक चाल से स्टुअर्ड ने खेल खत्म कर दिया और अपनी जीत पक्की कर ली। रेफरी ने उसकी खूब तारीफ की। शानदार। उसने नाइट बिशप चेकमेट से जीत हासिल की, जैसा कि यंग मास्टर स्टुअर्ड से उम्मीद थी। लेकिन सच्चाई सिर्फ वही जानती थी। उसकी हर चाल सोची समझी थी। वह जानबूझकर मैच हार रही थी। दूसरा दौर तुरंत शुरू हुआ। इस बार सिल्विया ने एक बिल्कुल बेतुकी रणनीति अपनाई। अपने मोहरों को एक बड़े कीले में जमा दिया। स्टुअर्ड का चेहरा बिगड़ गया। रेफरी, क्या यह सब जायज है? हैरानी की बात नहीं, सिल्विया फिर हार गई। एक लंबी आह भरकर उसने स्टुअर्ड की और दयनीय भाव से देखा। तुम तो कमाल के हो। नहीं सिखाओगे? स्टुअर्ड ने तिरस्कार भरी आंखों से हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा। माफ करना, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे शतरंज प्रशिक्षण को अपमानित होना पड़े। उसके बैंगनी बालों वाले सहायक ने गर्व से कहा। मास्टर स्टुअर्ड की शिक्षिका कोई और नहीं बल्कि शतरंज की ग्रैंड मास्टर लेडी एलिन है। उस नाम का जिक्र सुनते ही सिल्विया की उंगलियां शतरंज के मोहरे पर कस गई। उसके पिछले जिंदगी की यादें ज्वार की लहर की तरह उमड़ आई। शतरंज एक राज्य पर शासन करने जैसा था, शक्ति और नियंत्रण का खेल, और वह दुष्ट औरत एलिन हमेशा उसकी बड़ी बहन होने का दावा करती रही, यह कहते हुए कि उसे राजनीति या शतरंज के बारे में सीखने की जरूरत नहीं है। सब झूठ, सब धोखा। सिल्विया ने धीरे से व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा। एलिन, और उसकी हिम्मत कैसे हुई उस चीज का दिखावा करने की जो कभी उसकी नहीं थी? कैरोलीन ने दहशत में कहा। मैं रुकती हूँ। हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। अगर किसी ने तुम्हें शाही परिवार का अपमान करते हुए सुना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तभी सिल्विया होश में आई और उसे एहसास हुआ कि उसके पास अनजाने में अपने मन की बात कह देने पर उस समय आसपास बहुत शोर था। भीड़ कैरोलीन के बारे में बुरी भली बातें कहने लगी। शब्द इतने घिनौने थे कि मानो उनमें द्वेष टपक रही हो। स्टुअर्ड का नौकर जोर से हंस पड़ा। एक कंगाल लड़की और एक नासमझ नौसिखिया। क्या गजब का मेल है। सिल्विया का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। 2 जन्मों से उसके मन में इन घमंड बेवकूफों के लिए सिर्फ नफरत थी जो दूसरों को नीचा दिखाने में मजा लेते थे। इस बार वह चुप नहीं रहेगी। उसने कैरोलीन का हाथ पकड़ा और खड़ी हो गई। उसकी निगाहें अडिग थी। कॉपर ग्लोरी मेरी है, उसने ऐलान किया। एक गोरा नौकर तुरंत स्टुअर्ड का बचाव करने के लिए कूद पड़ा। तुम्हें लगता है कि यह कोई खेल है? यह अकादमी का आधिकारिक टूर्नामेंट है। सिल्विया बस मुस्कुराई। तीसरा राउंड, अगर मैं जीतती हूँ तो कॉपर ग्लोरी मेरी है। उसकी आवाज चिढ़ाने वाली हो गई। लॉर्ड स्टुअर्ट, आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को एक और मैच से डर नहीं लगना चाहिए। स्टुअर्ड के नौकर ने उससे आग्रह किया कि वह अपना समय एक बेवकूफ पर बर्बाद न करे, लेकिन वह हिचकिचाया। यह देखकर सिल्विया आगे बढ़ी और ताना मारा। तो महारानी एलिन की होनहार छात्रा असल में एक कायर है। स्टुअर्ड भड़क उठा। मैं बस अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। सिल्विया ने अपनी आवाज पर जोर दिया, उपहास से भरी हुई। ओह, मुझे लगता है तुम डरी हुई हो। मुझे डर है कि हारने से वेलिंगटन परिवार बदनाम हो जाएगा। इस बात ने सिल्विया की दुखती रग पर चोट कर दी। गुस्से से लाल होते चेहरे के साथ स्टुअर्ड ने कहा, मैं तुमसे नहीं हारूंगा। सिल्विया का दिल जीत की खुशी से उछल पड़ा, मानो मछली ने चारा ले लिया हो। तीसरा दौर शुरू हुआ। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि सिल्विया ने अपना सबसे मजबूत धैर्य खो दिया। स्टुअर्ड ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अभी भी शर्त लगाना चाहती हो? सिल्विया ने अपने जबड़े बींच लिए, लेकिन डगमगाई नहीं। मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम हारोगे। उसने दाव बढ़ा दिया। अगर मैं जीतती हूँ तो तांबे की शान मेरी है। अगर मैं हारती हूँ तो भविष्य में कमाई गए सारे बेच तुम्हें दे दूंगी। स्टुअर्ड लगभग जोर से हंस पड़ा। कितना बेवकूफ है। प्रशिक्षक ने उनके समझौते की पुष्टि की। बिना किसी झिझक के उसने शर्त मान ली। प्रशिक्षक। सिल्विया के होठों पर एक मुस्कान आ गई। अब पछताने का कोई मतलब नहीं।
जैसा ही उसने बोलना शुरू किया, वह रणनीति प्रतिभा के लिए शानदार प्रदर्शन में और चलो एक शानदार प्रदर्शन में बदल गई। उसने बोर्ड को तहस नहस कर दिया और चालों के एक लुभावने क्रम में स्टुअर्ट के राजा को फंसा लिया। तुम्हारा राजा, उसने बुदबुदाते हुए कहा, पहले से ही मेरी रानी की दया पर है। स्टुअर्ट बैठा रहा, सदमे से जम गया। तुमने जानबूझकर ऐसा किया। तुमने मोहरे को बढ़ावा देने के लिए शांति का बलिदान दिया। सिल्विया की आंखों में आत्मविश्वास की आग झलक रही थी। किसने कहा कि मोहरे बेकार होते हैं? थोड़ा आगे झुकी और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। तुम्हें कैसे पता चला कि यह कोई चालबाजी नहीं थी? छिपा हुआ तीसरे दौर में स्टुअर्ट को मात देने के बाद सिल्विया विजयी होकर उभरी और उसने कॉपर ग्लोरी पर अपना कब्जा जमा लिया। अपनी जीत को लेकर अनकंफर्टेबल स्टुअर्ट अब गुस्से से अगबबूला हो रहा था। ऊपर दाई और वही था तुम्हारा असली रूप, है ना? सिल्विया ने शरारती अंदाज में आंख मारी और होठों पर एक दुर्द मुस्कान बिखेर दी। अंदाजा लगाओ, स्टुअर्ट उसके इस मजाकिया अंदाज से इतना गुस्सा हुआ कि उसने हर कीमत पर कॉपर ग्लोरी को वापस लेने की कसम खाई। यह देख कर सिल्विया ने गर्व से हाथ हिलाया। मैं उसके बगल में इंतजार करूंगी। कैरोलिन अभी भी अब अचंभित थी। यह अविश्वसनीय था, लेकिन सिल्विया खुद से प्रभावित नहीं थी। स्टुअर्ट जैसे बदमाश के खिलाफ जीतना उसके लिए सांस लेने जितना आसान था। फिर अचानक उसे वास्तविकता का एहसास हुआ। कमजोर शिकार बनकर उसे लुभाने का क्या हुआ? अब उसने उसे पूरी तरह से नाराज कर दिया था। पछतावा उसे घेर लिया। उसने कैरोलिन की ओर घबरा कर देखा और हिचकिचाते हुए पूछा, अगर मैं अभी कॉपर ग्लोरी वापस कर दूं तो क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी समय है? कैरोलिन ने आह भरी और सिर हिलाया। क्या तुमने नहीं सुना कि लॉर्ड स्टुअर्ट पुरानी बातों को याद रखते हैं? शायद तुम्हें माफी मांगने पर सोचना चाहिए। सिल्विया खुद को संभालते हुए वह स्टुअर्ट की ओर बढ़ी, जो अब पूरी तरह से शत्रुता से भरा हुआ था। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन हिचकिचा गई। उसके दिमाग में कई सवाल दौड़ रहे थे। यह आदमी सिर्फ उससे दोबारा लड़ने का मौका पाने के लिए लोगों को उसे धमकाने वाला कहने की इजाजत दे रहा था। इसका मतलब था कि वह तांबे की शान वापस पाने के लिए पूरी तरह से धीर था, और फिर भी उसने उसे सबके सामने हरा दिया था। वह बर्बाद हो चुकी थी। सिल्विया को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस मामले को कैसे सुलझाए। तभी दूर से एक तेज आवाज आई, लॉर्ड स्टीवर्ट, शाही राजधानी से कोई आ गया है। स्टीवर्ट का गुस्से से भरा चेहरा तुरंत एक शांत संयमित मुस्कान में बदल गया। वह आखिरी बार सिल्विया को घूरने के लिए मुड़ा और थूकते हुए बोला, मैं तुम्हें इस अपमान का बदला चुकाने पर मजबूर करूंगा। लेकिन सिल्विया की आंखें तारों की तरह चमक उठी। रुको, तुमने अभी क्या कहा? उस पल उसके विचार स्टुअर्ट पर बिल्कुल नहीं थे। शाही राजधानी से कोई यहाँ था क्या? यह स्टुअर्ट का चालाक, सत्ता का भूखा पिता ड्यूक वेलिंगटन हो सकता है। जिस दिन का वह इंतजार कर रही थी वह आखिरकार आ गया था। फिर भी उसकी भावनाएं उलझी हुई थी। को दिखने वाले बटलर को देखकर स्टुअर्ट की आंखें निराशा से भर उठी। उन्हें लगा कि यह तुम ही हो जिसकी उसे उम्मीद थी। अपने जिज्ञासा को रोक ना पाने के कारण सिल्विया चुपके से स्टुअर्ट के पीछे पीछे उसके कमरे तक गई। मिलने की जगह पर बस यही देखने को मिला, पिता। उसकी निगाहें चारों ओर घूम गई। फिर वह पूछे बिना नहीं रह सका, तो मेरे पिता अभी तक नहीं आए? बटलर ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, ड्यूक इतने व्यस्त है कि इस तरह की सुनसान जगह पर समय बर्बाद नहीं कर सकते। सिल्विया की नजर बटलर की वर्दी पर कढ़ाई किए हुए लिली के प्रतीक चिन्ह पर पड़ी और सब कुछ क्लियर हो गया। ये वेलिंगटन परिवार के नौकर नहीं थे, बल्कि लेडी वेलिंगटन के मायके के परिवार के थे। तो बात यह थी कि ड्यूक ने अपने लोगों को भेजने की जहमत तक नहीं उठाई, बल्कि अपने नाजायज बेटे को सामान पहुंचाने का काम अपनी पत्नी के रिश्तेदारों के हाथों में सौंप दिया था। जाहिर है स्टुअर्ट उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। सिल्विया के मन में एक नया थॉट आया, बदला लेने का एक और तरीका। अगर ड्यूक ने अपने घर में कुछ हद तक संतुलन बनाए रखने के लिए स्टुअर्ट को दूर रखकर एक अनुपस्थिति पिता बनना चुना था, तो क्यों न उस संतुलन को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। उसने लगभग नन्हे स्टुअर्ट को चुनौती दे दी। सिल्विया की आंखों में उत्साह झलक रहा था। वह उन सब को एक दूसरे को फाड़ते हुए देखने के लिए बेताब थी। आने वाले हंगामे के ख्याल मात्र से ही वह जोर से हंस पड़ी। अचानक उसके पीछे से एक गहरी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले कि वह कुछ रिएक्ट कर पाती, उसने खुद को एक असहाय लड़की की तरह जमीन से ऊपर उठते हुए महसूस किया। सबसे पहले उसने एक चौड़ा सीना देखा, ठोस मांसपेशियां, एकदम तराशा हुआ शरीर, फिर लंबी टांगे, बड़ी कद,
ठीक है, सिर्फ इसीलिए कि वह एक युद्ध देवता की तरह बना हुआ था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे यूं ही उठा सकता था। सिल्विया छटपटाने लगे, उसकी पकड़ से छूटती झूंझती रही। थोड़ी देर संघर्ष करने के बाद आखिरकार वह अपना सिर उठाने और उसके चेहरे को अच्छी तरह से देखने में कामयाब हुई। सदमे से उसकी पुतलियां सिकुड़ गई। बिना बिना सोचे समझे उसने बोल दिया, लियो। इस नाम ने उसे रोक दिया। उसकी पकड़ ढीली हो गई और उसने उसे धीरे से नीचे रख दिया। उसके चेहरे पर थोड़ी सी उलझन छा गई। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? सिल्विया भावनाओं से अभिभूत होकर उसे देखती रही। वह भला कैसे भूल सकती थी? यह वही आदमी था जिसने उसके पिछले जन्म में उसके लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक बहाने की कसम खाई थी। उसकी वफादारी अंत तक अटूट थी। वह उसका नाम कैसे बोल सकती थी? उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनका मिलन इतना अद्भुत होगा। पूरी तरह से कंफ्यूज होकर यह छोटी लड़की उसे कैसे जान सकती है? सिल्विया ने लापरवाही से एक बहाना बनाया। तुम साम्राज्य के सबसे महान योद्धा थे और हर कोई जानता है तुम्हारा नाम लियो है। उसने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, मैं हूँ। इस तरह हुआ। अब बिल एकेडमी में सिर्फ एक साधारण गार्ड कैप्टन। सिल्विया हैरान रह गई। लेकिन अपने साम्राज्य के लिए इतना कुछ किया, वह आपको इस तरह की दूर दराज की जगह पर कैसे भेज सकते हैं? लियो ने धीरे से सिल्विया के सिर पर हाथ फेरा। यह बड़ों का काम है बच्ची। अगर मैं उस इंसान की रक्षा नहीं कर सका तो मैं उस गंदी जगह से दूर दूर ही रहना पसंद करूंगा। सिल्विया तुरंत समझ गई कि यह सब उसकी वजह से था। उसकी मौत के बाद उन लोगों के पास लियो को छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। भले ही उसने फाल्कन नाइट्स का नेतृत्व करते हुए साम्राज्य के लिए 3 शहर वापस दिलाए थे, फिर भी उन्होंने उसे इस तरह दरकिनार कर दिया। सिल्विया के अंदर गुस्सा जल रहा था। उसने उन बेवकूफ बेशरम लोगों को कोसा। यह कैसे उचित था कि वे तरक्की करते चले गए जबकि उसे गलत तरीके से मार दिया गया और लियो को निर्वासित कर दिया गया। जितना वह इसके बारे में सोचती उतना ही वह निराश होती जाती। खुद को रोक पाने से पहले ही वह बोल पड़ी, मेरे आसपास हर कोई क्यों दुख झेल रहा है? लियो हैरान रह गया। तुमने अभी क्या कहा? सिल्विया होश में आई और जल्दी से मुड़ गई। नहीं, कुछ नहीं। फिर इससे पहले कि लियो कुछ रिएक्ट कर पाता वह भाग गई, लेकिन कुछ कदम चलने से पहले ही उसने उसे पकड़ लिया। लियो ने बाहें चौड़ाई। बेल अकादमी की एक छात्रा इधर उधर भाग रही है। लापरवाही से और चुप कर बातें सुनना कितना अनुचित है। सिल्विया का दिल बैठ गया। उसे इस बारे में कुछ बुरा महसूस हो रहा था। लियो ने अकादमी गार्ड के कप्तान के रूप में अपनी बात जारी रखी। मैं तुम्हें एक सजा दे रहा हूँ। पूरे अकादमी उद्यान को साफ करो। सिल्विया घबरा गई और जोर से विरोध करते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जब वे बहस कर रहे थे तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। यह सब शोर कौन मचा रहा है? स्टुअर्ड अंदर आ गया। सिल्विया वहीं पर खुद को छिपा लेना चाहती थी। स्टुअर्ड ने गुस्से से उसे घूरते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? सिल्विया को पसीना आ गया और वह समझाने की कोशिश करने लगी, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। जैसे ही उसने यह कहा, ईव की आंखें फटी रह गई। स्टुअर्ड का गुस्सा भड़क उठा। उसने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। तुमने कितना सुना? वह डरा हुआ था कि उसने उसे कमजोरी के समय में देख लिया है। सिल्विया हैरान थी कि वह इतनी जोर से रिएक्शन क्यों दे रहा है। जैसे ही तनाव चरम पर पहुंचा, अचानक एक तलवार उनके बीच आ गई और उन्हें अलग कर दिया। लियो की ठंडी आवाज गूंजी, अकादमी परिसर में हिंसा वर्जित है। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। इस बीच स्टुअर्ड अकड़ गया और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक महिला है जो हमला कर रही है। कमजोर होना शर्मनाक है। सिल्विया ने उसके इस डर को देखा। इसका विरोध करने की हिम्मत वह नहीं कर सका और जल्दी से बुदबुदाया, माफी चाहता हूँ, यह मेरी गलती थी। सिल्विया अविश्वास से देखती रही। यह छोटा बदमाश कब से तमीज से पेश आना सीख गया। लेकिन अगले ही पल स्टुअर्ड ने सिल्विया को व्यंग भरी नजर से देखा। उसकी आंखों में उपहास भरा था। 3 फीट से भी कम कद की, पतली कमर वाली और दवस्यो और दिन के सपने में खोई रहने वाली यह छोटी सी बच्ची खुद को कैसे एक सभ्य महिला कह सकती है? उसके शब्द सिल्विया के दिल में छोरा घुप गए जैसे कोई खंजर। वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने कसम खाई कि वह इस छोटे बदमाश को तुरंत सबक सिखाएगी। सिल्विया के आंसू टूटे हुए बांध की तरह बहने लगे। वह घबरा गई, लेकिन उसकी मोटी चमड़ी शहर की दीवारों को टक्कर दे सकती थी। कुछ ही सेकंड में वह फिर से नखरे दिखाने लगा। लॉर्ड लियो, आपको इस यस टॉपर को सजा देनी होगी, उसने ऐलान किया। सिल्विया को ज्यादा फिक्र नहीं थी। वह लियो को अच्छी तरह जानती थी। स्टुअर्ड जैसी जबान के साथ लियो उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। लियो का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने स्टुअर्ड को घूर कर देखा और कहा, और सच में लियो का चेहरा उतर गया। अकादमी के गार्ड कैप्टन के रूप में अपने साथियों पर बेरहमी से अपमानजनक हमला करने के लिए मैं तुम्हें अकादमी का बगीचा साफ करने की सजा देता हूँ। तुम इसके लायक हो। सिल्विया अपनी हंसी नहीं रोक पाई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बदकिस्मती उस तक भी पहुंचेगी। लियो की तीखी निगाहें उस पर पड़ी। ईव की गंदगी भी उतनी ही शर्मनाक है। तुम्हें भी सफाई करनी होगी।
सिल्विया वही सुन्न रह गई, जबकि स्टुअर्ट साम्राज्य के सबसे महान नाइट के सामने खुद को साबित करने के लिए एक्साइटेड हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट की सजा स्वीकार कर ली। सिल्विया उसे तुरंत समझ गई। यह बेवकूफ सच में सोचता था कि आज्ञाकारी बनकर वह वेलिंगटन का अनुग्रह हासिल कर सकता है। क्या मजाक है। वह इतनी खुश थी कि वह अपनी सजा के बारे में लगभग भूल ही गई। तभी लियो की गहरी आवाज फिर से सुनाई दी। लेडी, आपको भी चलना चाहिए। सिल्विया ने अपने छोटे हाथ से लियो के कंधे पर थपथपाया। बहुत बढ़िया। लियो का दिल धड़क उठा। एक जानी पहचानी लहर उसके ऊपर दौड़ गई। एक समय था जब किसी ने उसके कंधे पर ठीक इसी तरह थपथपाया था। इतनी आसानी से, इतनी स्वाभाविक रूप से। उसके लिए जीत कभी भी धन, पद या महिलाओं के उसके पक्ष में होड़ करने के बारे में नहीं थी। जीत उस इंसान के कोमल शब्दों को सुनना था जो बस उससे कहे गए थे। उस सर्वोच्च इंसान ने उसे देखा, बस उसे ही, ऐसी आंखों से जो उसने बाकी दुनिया को नहीं दी थी। जीत उस सरल वाक्य में छिपा हुआ सीक्रेट मैसेज था। उसके कंधे पर एक थपकी दी। उसने कभी भौतिक चीजों की परवाह नहीं की थी। बस यही उसकी चाहत थी। वह उसकी एकलौती संतान होने वाली थी। लियो ने अपने सामने खड़ी छोटी बच्ची को देखा और एक पल के लिए उसके मन में एक बेतुका ख्याल आया। क्या महारानी स्टेफनी ने इस दुनिया में कोई वंशज छोड़ा होगा? लेकिन उसने तुरंत तर्क को हावी होने दिया और ऐसे रेडिकुलस ख्याल को खारिज कर दिया। वह किसी से भी बेहतर जानता था कि क्या लेडी स्टेफनी ने कभी किसी बच्चे को जन्म दिया था। तभी प्रोफेसर शिवी ने उसे पुकारा। लॉर्ड लियो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लियो ने 2 नए छात्रों को दी गई सजा के बारे में बताया। प्रोफेसर जीवी ने तारीफ करते हुए कहा, इस साल के नए छात्र सचमुच असाधारण है। फिर बड़े उत्साह से उसने हाल ही में हुए नए छात्रों के टूर्नामेंट के एक विशेष रूप से शानदार शतरंज मैच का वर्णन करना शुरू किया। जैसा ही लियो नए शतरंज बोर्ड का फोटो देखा, उसकी पुतलियां सिकुड़ गई और तेजी से हरकत करने लगी। यह खेलने का तरीका महारानी स्टेफनी के खेलने के तरीके से इतना मिलता जुलता क्यों है? वह पूछे बिना नहीं रह सका कि यह मैच किसने जीता। सिल्विया नाम की एक बच्ची ने। सिल्विया, वही लड़की जो अभी अभी चुप कर बातें सुनते हुए पकड़ी गई थी और जिसने हल्के से उसके कंधे पर तपतपाया था। भले ही वह खून के रिश्तेदार हो, समानता इतनी अजीब नहीं होनी चाहिए। लियो के मन में एक साहसिक ख्याल आया। क्या उसकी महारानी स्टेफनी का पुनर्जन्म सिल्विया के रूप में हुआ था? लेकिन क्या यह इतनी अकल्पनीय बात संभव भी था? लियो गहरी सोच में डूब गया। वह स्टेफनी का सबसे करीबी विश्वास पात्र था, जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। एक बार तो उसने मजाक में यह भी कहा था, अगर मैं एक दिन मर भी जाऊं तो शायद मैं तुम्हें अपने साथ स्वर्ग ले जाने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। तब उसे गर्व महसूस हुआ था। लेकिन अब वह सोच रहा था कि क्या होगा अगर वह स्वर्ग में हो ही ना? क्या होगा अगर वह इस दुनिया में लौट आई हो? महारानी स्टेफनी, प्लीज इस कायर की आत्मा भ्रमित कल्पना को क्षमा करे। मुझे क्षमा करे कि मैं अब भी इस दुनिया में आपका कोई अंश पाने की लालसा रखता हूँ। लॉर्ड लियो, क्या आप ठीक है? प्रोफेसर जीव की चिंतित आवाज ने उसे की सोच से बाहर निकाला। लियो ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। कुछ देर रुकने के बाद उसने एक रिक्वेस्ट किया। प्रोफेसर जीवी, प्लीज भविष्य में सिल्विया के बारे में कोई भी खबर मेरे साथ साझा करे। लियो को शतरंज का शौकीन समझकर प्रोफेसर जीवी तुरंत सहमत हो गए। इस बीच अकादमी के बगीचे में स्टुअर्ट लगन से झाड़ू लगा रहा था। तभी सिल्विया आई। उसने उसका अभिवादन किया, लेकिन स्टुअर्ट उस लड़की के प्रति अपने गुस्से को मुश्किल से ही रोक पाया। मुट्ठी बंद इन सब के बाद हुई थी। मुड़ गए और उसने उसे अनदेखा करते हुए अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन सिल्विया जाने के बजाय और भी धीर हो गई। उसकी उपस्थिति से चिढ़कर स्टुअर्ट का धैर्य आखिरकार टूट गया। उसने अपनी झाड़ू उठाई और उस पर घुमाते हुए कहा, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। उसके आश्चर्य के लिए सिल्विया ने आसानी से चकमा दिया और झाड़ू पर खूबसूरती से उतर गई। स्टुअर्ट का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सिल्विया ने धीरे धीरे स्थिर आवाज में कहा, पर्यावरण के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस ड्यूक वेलिंगटन की परवाह करनी चाहिए। वह वेलिंगटन के दिखावे के पीछे की सच्चाई को किसी और से बेहतर जानती थी। फिर शांत आत्मविश्वास के साथ उसने कहा, मैं पर्यावरण को तुम्हारा सम्मान करवा सकती हूँ। मैं ड्यूक वेलिंगटन को भी तुम्हारी ओर ध्यान दिला सकती हूँ। स्टुअर्ट उसे पूरी तरह से स्तब्ध होकर देखता रहा। वह पूरी तरह से बेनकाब हो गया था। उसका नाजुक स्वाभिमान चकनाचूर हो गया। खुद को संभालने की कोशिश करते हुए स्टुअर्ट ने कहा, मेरे पिता ने हमेशा मुझ पर विशेष ध्यान दिया है। मुझे पहले से ही पता है कि उन्हें क्या उपहार देना है, इसीलिए आपकी चिंता की कोई जरूरत नहीं है। उपहार शब्द ने सिल्विया को तुरंत सतर्क कर दिया। लगता है कि यह छोटी बच्ची उतनी भोली नहीं थी जितना उसने सोचा था। अगले ही पल स्टुअर्ट ने लापरवाही से
हालांकि सिल्विया अचानक से घबरा गई, लेकिन उसने समय रहते झाड़ू पकड़ ली। खुद को देखते हुए उसके मन में एक ही ख्याल हावी था, बदला। वह किसी भी कीमत पर स्टुअर्ट को वेलिंगटन का दिल इतनी आसानी से जीतने नहीं दे सकती थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, स्टुअर्ट उसे पीछे छोड़कर भाग गया। सिल्विया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने बगीचे में फैली गंदगी देखी। वह दंग रह गई। तभी पीछे से लियो की आवाज आई, सिल्विया, क्या तुमने लियो की बेरहम निगरानी में बगीचे की सफाई पूरी कर ली? उसके पास पूरे बगीचे की सफाई करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब तक उसने सफाई पूरी की, रात हो चुकी थी। थकी हारी वह अपने बिस्तर पर गिर पड़ी। उसका शरीर सिर से पैर तक दर्द कर रहा था। कैरोलीन की गहरी मालिश के बाद ही वह धीरे धीरे ठीक होने लगी। सिल्विया ने धीरे से कहा, तुम्हारी तकनीक लियो जितनी अच्छी नहीं है। कैरोलीन ने बाहें चौड़ाती हुई चिंता जताई कि सिल्विया कल क्लास में ध्यान नहीं लगा पाएगी। कैरोलीन ने अपनी चिंता व्यक्त की, लेकिन सिल्विया ने हाथ हिलाकर उसे नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार ये प्राथमिक पाठ्यक्रम इतने आसान थे कि वह इन्हें आंखें बंद करके भी पास कर सकती थी। हमारे पास कल का दिन है। कैरोलीन ने अपनी उंगलियों पर कविता की तरह गिनती की। घुड़सवारी प्रशिक्षण, और फिर भी उसने लापरवाही से पूछा। चित्रकला का नाम सुनते ही कैरोलीन का चेहरा एक्साइटेड होकर चमक उठा। यह बेल एकेडमी के सबसे प्रतिष्ठित पाठ्यक्रमों में से एक है। हर साल एकेडमी की कला प्रदर्शनी के विजेता को कांस्य प्रतीक चिन्ह मिलता है। यहाँ तक कि ड्यूक वेलिंगटन ने भी इसी प्रतियोगिता से अपना नाम कमाया था। कैरोलीन के शब्दों ने सिल्विया के मन में एक पुरानी याद ताजा कर दी। उस समय वेलिंगटन ने वेलिंगटन एकेडमी की वार्षिक कला प्रदर्शनी में शरद ऋतु की फसल नामक पेंटिंग बनाया था, जिसने वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था। जब उसने उनके पेंटिंग के पीछे के अर्थ के बारे में पूछा गया तो वेलिंगटन ने समझाया कि पेंटिंग में जो इंसान है वह मेरे दादाजी है। उन्होंने खेतों में अथक परिश्रम किया, तेज हवाओं और बारिश का सामना किया, फिर भी उनकी पूरे साल की फसल भारी करों के रूप में छीन ली गई। शरद ऋतु प्रचुरता का मौसम है, लेकिन किसानों के लिए यह दुख का मौसम भी है। उनकी अंतर्दृष्टि और प्रतिभा से प्रभावित होकर वित्त मंत्री पेंटिंग को शाही राजधानी वापस ले आई और कृषि करों में कमी के लिए सफलतापूर्वक याचिका दायर की। वेलिंगटन का नाम पूरे साम्राज्य में फैल गया और उन्हें एम्पेरियल एकेडमी में जगह मिल गया। सिल्विया को तुरंत स्टुअर्ट की याद आई। उसे शक था कि वह वेलिंगटन की सफलता को दोहराने की कोशिश करेगा। इस बीच लड़कों के हॉस्टल में स्टुअर्ट चुपचाप बेटा अपने हाथों में पकड़े पैंट को घूर रहा था। जन्म से ही उसकी माँ उसे उसके पिता की कहानियां सुनाती रहती थी और उस पर अपनी सारी उम्मीदें लगाए बैठी थी। वह चाहती थी कि वह अपने पिता की तरह महान बने। इस ख्याल ने स्टुअर्ट के दिल में कुछ हलचल मचा दी थी। यह साबित करने का एकमात्र तरीका कि वह सचमुच अपने पिता का खून रखता है, ठीक उसी तरह सम्मान प्राप्त करना था जैसे उसके पिता ने किया था। जैसे ही क्लास शुरू हुई, कला शिक्षक कमरे के सामने उबाऊ ढंग से पढ़ा रहे थे, लेकिन सिल्विया को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका छोटा सा सिर इधर उधर घूम रहा था, कमरे का जायजा ले रहा था। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपने लक्ष्य को पा लिया था। स्टुअर्ट पूरी तरह से अपनी पेंटिंग पर ध्यान केंद्रित किए हुए था। सिल्विया को अपने पीछे चुपके से आते हुए नहीं देखता। एक परछाई की तरह चुपचाप वह उसके कैनवास को ध्यान से देख रही थी। जैसा कि उसे शक था सतह के नीचे कुछ छिपा हुआ था। तुम क्या बना रही हो? सिल्विया ने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची की। उसी समय उसने कैनवास की ऊपरी परत हटा दी। स्टुअर्ट गुस्से से उछल पड़ा। हटाई गई परत ड्यूक का पेंटिंग था, जिस पर फायदा उठाने का इरादा किया था। प्रोफेसर जेरोम को अनुमति देना। मेरे पिता जेम्स वेलिंगटन को, सिल्विया ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो तुम सचमुच प्रदर्शनी में वेलिंगटन की प्रसिद्धि की राह पर चलने की कोशिश कर रहे हो और तुम उन्हें यह पेंटिंग देने की प्लानिंग बना रहे हो। स्टुअर्ट का चेहरा शर्म से लाल हो गया। पूरी तरह से बेनकाब वह जल्दी से खड़ा हो गया और पेंटिंग को ढक लिया। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। शोर सुनकर शिक्षक मुड़ी और सिल्विया को डांटा। सिल्विया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ड्यूक वेलिंगटन के बारे में इतनी बेइज्जती से बात करती हो। लेकिन सिल्विया पीछे हटने को तैयार नहीं थी। दाएं बाएं बचते हुए उसने अभी भी फाड़े हुए कपड़े को पकड़े हुए कहा, सपने देखना बंद करो। स्टुअर्ट वेलिंगटन को पेंटिंग कभी पसंद ही नहीं थी। वह कोई भावुक कवि नहीं है जो पुरानी यादों में खोया रहता है। वह तो बस एक शातिर साजिश करता है। पूरी क्लास दंग रह गई। स्टुअर्ट आगे बढ़ा और दहाड़ते हुए कपड़ा वापस से छीन लिया। तुम्हें क्या पता? वह सिल्विया से नफरत करता था। वह नफरत करता था कि कैसे सिल्विया बार बार उसकी बची खुशी इज्जत को भी रौंद देती थी। लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप वह मुड़ा और क्लास से बाहर चला गया। सिल्विया ने जानबूझकर ऐसा किया था, बस एक कड़वा सबक कल स्टुअर्ट को सच्चाई देखने के लिए मजबूर कर सकता था। लेकिन उसके चमचे गुस्से से आग बबूला थे।
उन्हें बदला लेना ही था। थोड़ी देर बाद उन्होंने सिल्विया को अकेले में पकड़ लिया और उसे धोखा दिया। उन्होंने कहा, प्रोफेसर जेरोम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। फिर वह उसे घसीट कर ले गए। सिल्विया पहले ही समझ चुकी थी। उसे ने उन्हीं के साथ खेलने का फैसला किया। कुछ ही देर में वे उसे चौथी मंजिल पर एक खूब अंधेरे खाली पेंटिंग रूम ले गए। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, उनके चेहरे विकृत हो गए। उनकी आंखें द्वेष से चमक रही थी। इससे पहले कि वह कुछ रिएक्ट कर पाती, अचानक एक जोरदार धक्का उसे आगे की ओर लगा। वह लड़खड़ाकर कमरे में गिर पड़ी और इससे पहले कि वह पीछे मुड़ पाती, भारी दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। जो कुछ हुआ था उसे देखकर सिल्विया तुरंत फूट फूट कर रोने लगी। चमचे ने ताना मारते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? मुझे दरवाजे की दूसरी तरफ से बाहर निकालो। क्या तुम्हें इतना बहादुर नहीं होना चाहिए? फिर भी तुम लॉर्ड स्टुअर्ट के खिलाफ जाने की हिम्मत करती हो। अब देखो तुम डरी हुई हो। क्या तुम सोच नहीं रही हो? वे स्टुअर्ट का बदला ले रहे थे। उसके चमचे ने सिल्विया को अंदर बंद कर दिया और बिना सोचे समझे चले गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा था जैसा सिल्विया ने प्लानिंग बनाई थी। उसने इस सिचुएशन का फायदा उठाकर अपनी दयनीय सिचुएशन को प्रत्यक्ष रूप से दिखाने का इरादा किया था और फिर स्टुअर्ट को उसकी बात मानने के लिए मजबूर करना। हालात को उसने अपनी आंखों से देखा, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि ये दोनों चमचे बहुत ही बेवकूफ है। किसी को अंधेरे कमरे में बंद करना कितना बचकाना लगता है। उस सीन को और ज्यादा विश्वसनीय बनाने के लिए उसमें कुछ खुद को पहुंचाई गई चोटें जोड़नी होंगी। इस बीच सिल्विया की सावधानी पूर्वक योजना के कारण कैरोलिन प्रोफेसर जेरोम की तलाश में घर की ओर बेतहाशा भागी, लेकिन सीधे मांसपेशियों की एक मजबूत दीवार से टकरा गई। वह हाफने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने सहज रूप से झुक कर कहा, मुझे माफ करे लॉर्ड लियो। लियो ने घबराई हुई लड़की को देखा और शांत भाव से पूछा, तुम्हें इतनी घबराहट क्यों है? कैरोलिन की आंखों में आंसू आ गए। मेरी रूममेट सिल्विया लापता है। यह सुनकर उसे छोटी शरारती बच्ची की छवि जो महामहिम से बहुत मिलती जुलती थी लियो के दिमाग में कौंध गई। उसका चेहरा तनावग्रस्त हो गया। कैरोलिन ने सब कुछ समझाया। कुछ दिन पहले सिल्विया ने मुझे चेतावनी दी थी कि अकादमी में कोई उसे मारने की फिराक में है। उसने मुझे बताया कि अगर वह क्लास के बाद समय पर हमारे हॉस्टल में नहीं लौटी तो मुझे तुरंत प्रोफेसर जेरोम को ढूंढना होगा। लेकिन अब वह 5 घंटे एकेडमी सुरक्षा बल के कप्तान के रूप में लियो का कर्तव्य था कि वह कार्रवाई करे। एक लापता छात्र की तलाश करना उसकी जिम्मेदारी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सुरक्षा टीम से संपर्क किया और व्यापक तलाशी अभियान का आदेश दिया। जब तक लियो ने पूरे परिसर की छानबीन पूरी की तब तक रात हो चुकी थी। आखिरकार वह चौथी मंजिल पर एक क्लास में पहुंचा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। एक पल भी बर्बाद किए बिना उसने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और चिल्लाया, सिल्विया। लेकिन जवाब में सन्नाटा छाया रहा। एक भयानक आशंका उसके मन में दौड़ गई। क्या सिल्विया का भी वही दुखद अंत हो सकता है जो महारानी का हुआ था? अपराध बोध की एक लहर ने लियो के सीने को कुचल दिया। काश मुझे उस विद्रोह को दबाने के लिए दूर ना भेजा गया होता। काश मैं और सतर्क होता और उनकी प्लानिंग को समझ लेता। काश मैं राजधानी जल्दी लौट आया होता। जितना वह सोचता गया उसकी पीठ उतनी ही ठंडी होती गई। क्या मैं सचमुच उन लोगों की रक्षा करने में असमर्थ हूँ जिनकी मुझे परवाह है? तभी उसके पीछे एक हल्की सी आवाज गूंजी। लियो तुरंत घूम गया। उसकी नजर एक कोने पर टिक गई। और इसी के साथ दोस्तों हमारी मानवा होती है खत्म। मिलते हैं, बाय बाय।